हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार की दोस्तों जो क्लास नंबर 6 है। आज हम क्लास नंबर 6 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मूल्यांकन के विविध प्रकार। दोस्तों हमें क्या देखना है? मूल्यांकन के प्रकार। यहाँ पे देखिए हम क्या क्या देख चुके हैं, जैसे कि सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन और सतत व्यापक मूल्यांकन में अंतर, और दोस्तों मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के पक्ष। आज हम देखने वाले हैं मूल्यांकन के विविध प्रकार, यानी कि दोस्तों उनके प्रकारों के अलावा भी ऐसे जो मूल्यांकन करने की विधियां हैं वह हम आज देखने वाले हैं। कि जैसे कि मौखिक विधि है, साक्षात्कार विधि है और अवलोकन विधि है। ऐसी बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो उन्हीं विधियों को आज हम इसमें देखने वाले हैं। दोस्तों आपके देखिए मूल्यांकन जो टॉपिक है दोस्तों उसी से है, उसी के अंतर्गत आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जो पहले हम देखने वाले हैं दोस्तों मौखिक परीक्षा। देखिए कि इस परीक्षा जो ग्लेडाइस हैं, ग्लेडाइस ने मौखिक परीक्षा का प्रारंभ किया था। किसने किया था दोस्तों? ग्लाइड्स ने, तथा इसे सुकरात ने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अगर बात की जाए कि जो महत्वपूर्ण स्थान दिया है तो आप कहेंगे सुकरात। दोस्तों अगर बात की जाए प्रारंभ करने की तो आप कहेंगे ग्लाइड्स। अब देखिए फिर देखिए कि जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया, यह प्रविधि मुख्यतः वैयक्तिक होती है। इसमें छात्र से मौखिक रूप से प्रश्न करके उनसे ज्ञान अभिव्यक्ति की क्षमता एवं उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। यानी दोस्तों की मौखिक परीक्षा, जैसे कि आप जब देखिए एडमिशन के समय, यानी कि आपका जो प्रवेश होना हो विद्यालय में, तब जो है इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आप उसका मूल्यांकन करते हैं बच्चे की वास्तव में इसमें कितना ज्ञान है या अभिव्यक्ति है, और इसका आत्मविश्वास कैसा है, इसका कॉन्फिडेंस कैसा है। तो इसको जानने हेतु आप जो मौखिक परीक्षा होती है उसका जो है मूल्यांकन आराम से कर सकते हैं। अब देखिए अगला है आपका कि मौखिक परीक्षा के उद्देश्य। इसका क्या उद्देश्य है कि मौखिक परीक्षा जो मूल्यांकन किया जाता है तो क्या उद्देश्य है उसके? तो देखिए विद्यार्थियों में विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति विकसित करना है। मतलब कि यदि आप जो है मौखिक परीक्षा, देखिए जो आप मौखिक परीक्षा जो उसका मूल्यांकन करते हैं उससे जो है उसमें देखिए विचार शक्ति, यानी कि वह सोचकर आपको बताएगा, और कल्पना शक्ति जो है कल्पना शक्ति विकसित होती है। स्मरण शक्ति का जो है विकास होगा, क्योंकि दोस्तों आप कुछ पूछेंगे तो वह जो है चिंतन करेगा और सोचेगा, थिंक करेगा, फिर आपको बताएगा। देखिए तीसरा है कि विद्यार्थियों में रचनात्मक एवं एकाग्रता का विकास करता है। कौन सा? मौखिक परीक्षा। फिर देखिए मौखिक परीक्षण में विद्यार्थियों में गति एवं शुद्धता के कार्य करने की आदत डालना, मतलब कि आदत डल जाती है। अगला है कि अध्ययन किए गए पाठ का आरंभ एवं पुनरावृत्ति करना। यानी कि दोस्तों जब आप पाठ का अध्ययन करते हैं उसके बाद जो है मौखिक आप उसका टेस्ट ले सकते हैं, ताकि उसकी पुनरावृत्ति हो सके और उसका जो रिवीजन है वह हो सके। फिर देखिए दोस्तों कि मौखिक परीक्षा का महत्व क्या है। तो इसमें है कि परिश्रम तथा समय की बचत। जैसे कि आप जैसे ही मौखिक परीक्षा करते हैं तो आपका देखिए कम समय लगता है, और जो है समय की बचत हो जाती है और आपका कार्य अधिक हो जाता है। अगला है आपका कि शीघ्र गति से कार्य करना, यानी कि बहुत ही इसमें तीव्र गति से कार्य हो जाता है। कहीं भी आप जो है मौखिक परीक्षा से एक समय में कई विद्यार्थियों का जो है अलग अलग करके जो है टेस्ट ले सकते हैं। फिर अगला है कि यथार्थ एवं शुद्ध आदत का विकास करना, यानी कि दोस्तों इसमें जो है शुद्ध आदत का विकास होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति कल्पना शक्ति का विकास होता है। यह जो है इसका महत्व है बहुत। फिर देखते हैं दोस्तों आगे। अगला है दोस्तों मौखिक परीक्षा के गुण। यहाँ पे देखिए उसका महत्व देखा हमने। फिर देखिए गुण। मौखिक परीक्षाएं निदानात्मक कार्यों के लिए अति उपयोगी होती हैं। दोस्तों कौन से? निदानात्मक, यानी कि समस्याओं को दूर करने के लिए यह जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करती है। आपको पता होगा इन परीक्षाओं से छात्रों में आत्मविश्वास सरलता से मापन हो जाता है। ये दोस्तों जब उससे बात करेंगे वह किस प्रकार से आपको रिस्पॉन्स देता है, उसी से जो है आप उसकी कॉन्फिडेंस का पता लगा सकते हैं। नियमित अधिगम प्रक्रिया से मौखिक परीक्षाओं को सरलतापूर्वक प्रयुक्त किया जा सकता है। अगला है कि ये परीक्षाएं मुख्यतः व्यक्तिगत होती हैं, क्योंकि दोस्तों आप एक समय में एक से अधिक बच्चे से बात कैसे कर सकते हैं, इसलिए यह व्यक्तिगत होंगी, मतलब एक एक करके आप सभी बच्चों से बात कर पाएंगे। अगला है कि मौखिक परीक्षा के दोष, यानी कि दोस्तों इसमें बुराइयां क्या हैं। देखिए तो इसमें देखिए विश्वसनीयता एवं वैधता का अभाव रहता है। अब देखिए विश्वसनीयता वैधता का अभाव इसमें रहता है। अगला है कि समस्त विषयों एवं समस्त स्तरों पर इसका प्रयोग संभव नहीं है, यानी दोस्तों आप जो है समस्त विषयों पर इससे बातचीत नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ जो है उसकी ऊपर ऊपर ही जो है मतलब कि पूछ सकते हैं, बाकी का जो है उसके अंतर्गत कुछ ऐसा आप नहीं पूछ सकते हैं जो आपको
मतलब उससे जानना होगा। फिर देखिए इसमें परीक्षा के आधार पर अंतिम व्यापक एवं संपूर्ण मूल्यांकन संभव नहीं है। यही दोस्तों परीक्षा के आधार पर आप उसका पता नहीं लगा सकते हैं कि वास्तव में है मतलब कि कैसा है इसका जो अध्ययन है। आप उसके जो है कॉन्फिडेंस का पता लगा सकते हैं इससे। इसमें पक्षपात की अधिक संभावना रहती है। यदि दोस्तों देखिए मान लीजिए कोई आपके टीचर हैं, तो दोस्तों टीचर जो है अपना जो है आपका जो है मौखिक टेस्ट ले रहे हैं, तो यानी उनका जैसे कि कोई रिश्तेदार हुआ या कोई भी हुआ उसका रिलेटेड, तो दोस्तों मौखिक टेस्ट में जो है उसको वह मतलब कि पक्षपात हो सकती है, वहाँ पे भेदभाव हो सकता है कि उसको वह अच्छे से गाइड करेगा, अदरवाइज दूसरों के लिए जो है इसी प्रकार के प्रश्न करेगा। तो दोस्तों इसमें हो सकता है ऐसा। अगला है कि व्यक्तिगत रूप से परीक्षा लेने के कारण समय अधिक लगता है। इस परीक्षा पर परीक्षक के विचारों का ही प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो परीक्षक होते हैं उसी के विचारों का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से दोस्तों इसमें जो बुराइयां हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है आपकी लिखित परीक्षा। मौखिक की बात होती है दोस्तों लिखित परीक्षा। तो देखिए वर्तमान समय में लिखित परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन का प्रचलन अधिक है। मौखिक बात की अपेक्षा लिखित बात अधिक स्थायी मानी जाती है। आपको पता होगा जैसे कि देखिए पत्र, निबंध, कहानी, संवाद, नाटक, उपन्यास, कविता आदि विधाओं में लिखने की कला पाठ को आकर्षित करती है। लिखित परीक्षा के लिए प्रश्नों का निर्माण छात्रों की आयु, रुचि एवं पाठ्यक्रम को ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि दोस्तों आप जो है प्रश्न देंगे या उसके लिखने के लिए कुछ भी देंगे तो आप उसकी जो है आयु का, रुचि का एवं पाठ्यक्रम का जो है ध्यान रख कर देंगे। परंतु दोस्तों मौखिक में आप उससे जो है उसके लेवल से अधिक भी जो है पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं। परंतु दोस्तों जो लिखित परीक्षा है उसको ज़्यादा ही मान्यता दी गई है और लिखित परीक्षा आज भी स्थायी है और होता भी है। लिखित परीक्षा के उद्देश्य की बात की जाए तो देखिए पहला है कि बच्चों को वर्णों की ठीक ठीक बनावट लिखना। दोस्तों सबसे पहले उन्हें सिखाना चाहिए वर्णों की जो है ठीक ठीक बनावट, यानी कि कौन सा कैसा बनता है। सुंदर व सुडौल, देखिए सुंदर व सुडौल लेख का अभ्यास कराना। शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान कराना। वाक्य रचना नियमों से परिचित कराना। विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना। अपने अनुभवों को लिखने की योग्यता विकसित करना। यही दोस्तों जो है लिखित परीक्षा के उद्देश्य हैं कि बच्चों को बिल्कुल तैयार किया जाए। अगला है कि लिखित परीक्षा अभिव्यक्ति या महत्व। क्या महत्व है लिखित परीक्षा का? तो देखिए भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। कौन से दोस्तों? लिखित और मौखिक। यहाँ पे देखिए यथा भाषा पर पूर्ण अधिकार करने की दृष्टि से लेखन कौशल विकास आवश्यक है। यानी कि भाषा पर पूर्ण अधिकार करने के लिए लेखन कौशल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट, अगर अगले की बात की जाए तो देखिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली मुख्य विशेषता परीक्षा है। लेखन के द्वारा ही बच्चे की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है और जो अभी भी होता है। बालक की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन लिखित अभिव्यक्ति द्वारा होता है। कैसे होता है दोस्तों? उसकी प्रगति का मूल्यांकन लिखित अभिव्यक्ति द्वारा। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपके जो देखिए यूनिट टेस्ट होते हैं और आपकी योगात्मक परीक्षा होती है, और जो जितनी भी जो परीक्षा होती हैं सभी जो है लिखित परीक्षा से संबंधित होती हैं। देखिए शिक्षण ग्रहण करते समय जो है समय पद्धति, सामग्री को संगठित करने, प्रश्नों का उत्तर तैयार करने, पाठ का सार लिखने, गृह कार्य आदि में लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता ही होती है। इस प्रकार से दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है देखिए आपका इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। तो देखिए यह भी जो है मौखिक परीक्षा में शामिल है, परंतु इसको देखिए साक्षात्कार का अंग्रेजी रूपांतरण इंटरव्यू है। तो दोस्तों इंटरव्यू जैसे ही हमने बोला आपको बिल्कुल पूरा का पूरा स्कीमा आपके दिमाग में बन गया होगा कि वास्तव में इंटरव्यू होता क्या है। सामने जो आपके जो है कुछ जो ओनर्स होते हैं वह बैठते हैं और फिर आपसे जो है प्रश्न पूछते हैं, वही तो इंटरव्यू होता है। यह व्यक्तिगत होता है। देखिए अपितु आंकड़े प्राप्त करने का जो प्रभावशाली उपकरण है, इसमें साक्षात्कार एवं उत्तरदाता के मध्य बातचीत अंतरक्रिया होती है दोस्तों। यही तो दोस्तों पूरा इंटरव्यू है, बातचीत एवं अंतरक्रिया। फिर देखिए साक्षात्कार विधि से छात्रों की समस्याएं एवं स्थितियों की जानकारी प्राप्त करके उन्हें उचित शैक्षिक व्यवसायिक निर्देशन किया जा सकता है। इस प्रकार से देखिए साक्षात्कार प्रणाली आप खुद समझ गए होंगे कि एक दूसरे के जो सामने बैठकर या मध्य बातचीत की अंतक्रिया होना और उनकी कम्युनिकेशन यानी दोस्तों संप्रेषण होना। अगला है आजकल नौकरियों में भर्तियों के समय साक्षात्कार प्रणाली का बहुत प्रयोग किया जाता है। आपको खुद समझ गए होंगे वास्तव में कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगला है साक्षात विधि की प्रयोग या उपयोग, इम्पोर्टेंस ऑफ द यूज ऑफ इंटरव्यू। देखिए लोग लिखने की अपेक्षा बात करना अधिक पसंद करते हैं, तो दोस्तों इसीलिए जो है इसको बहुत ही महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है कि बच्चों अशिक्षित हों। देखिए यह बात इसमें बहुत ही अच्छी है कि बच्चों हों यानी कि बच्चे हों अशिक्षित हों,
भाषा की कम जानकारी रखने वाले व्यक्तियों तथा कम बुद्धि वाले असामान्य मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के लिए यह उपकरण उपयुक्त होता है। अब देखिए, यदि अगर लिखित की बात की जाए तो दोस्तों, यदि छोटा बच्चा है तो वह लिखने में असमर्थ होगा, अशिक्षित है तो लिखने में असमर्थ होगा, कम जानकारी रखने वाला हो और देखिए बुद्धि अथवा असामान्य मस्तिष्क वाला हो, वह जो है लिखने में असमर्थ होगा। परंतु दोस्तों, इन सभी व्यक्तियों से आप बात कर सकते हैं, सभी व्यक्तियों से आप बात कर सकते हैं, इसलिए जो है यह ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। अगला है, साक्षात्कार की तकनीकी लचीली होती है। साक्षात्कारता अनुसार अपने प्रश्नों में परिवर्तन कर लेता है, इससे वास्तविक सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, जैसे कि हम जो आप मौखिक परीक्षा करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो दोस्तों उसमें आप जो है प्रश्न आपके मुंह से निकल जाता है तो उसको आप मतलब कि बदल भी सकते हैं। परंतु दोस्तों, लिखित में ऐसा नहीं होता है, जो लिख आ गया तो आ गया। इसका प्रयोग विद्यार्थियों एवं शैक्षिक व्यावसायिक परामर्श देने हेतु शोध अध्ययनों में उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, साक्षात्कार के प्रकार संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका स्ट्रक्चर इंटरव्यू, यानी कि संरचित साक्षात्कार या मानकीकृत। अगला होता है दोस्तों आपका, देखिए पहले सी को देख लीजिए कि संरचित साक्षात्कार में उद्देश्य के आधार पर प्रश्नों का चयन साक्षात्कार होने के पूर्व ही कर लिया जाता है। इसमें सभी विषयों या साक्षात्कार के लिए प्रश्न वही रहते हैं, परंतु प्रश्नों को पूछने का क्रम साक्षात्कार संरचित साक्षात्कार में पूर्व निर्धारित एवं उनके क्रम पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों, यह स्ट्रक्चर इंटरव्यू कहलाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट, फिर देखिए नेक्स्ट है आपका कि असंरचित साक्षात्कार। इसका मतलब क्या है, यानी अमानकीकृत, यानी कि अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। देखिए, इसमें है कि असंरचित या जो अप्रमाणीकृत साक्षात्कार में साक्षात्कार के समय ही प्रश्नों को आवश्यकता अनुसार निर्माण या चयन कर लिया जाता है। इसमें साक्षात्कार को परिस्थितिजन्य प्रश्नों को पूछने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार से दोस्तों देखिए साक्षात्कार के गुण, यानी कि इंटरव्यू की। तो देखिए, विषम घटनाओं का अध्ययन इसमें हो सकता है, गहन अध्ययन और अतीत की घटनाओं का अध्ययन आप कर सकते हैं, सूचनाओं की प्राप्ति इसमें कर सकते हैं। तो देखिए, साक्षात्कार के दोष, इसमें क्या बुराइयां हो सकती हैं। तो देखिए, इसमें साक्षात्कार के पक्षपात हो सकता है। जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि पक्षपात कैसे हो सकता है कि देखिए, हो जाने का भय सदैव बना रहता है कि दोस्तों यदि आप इंटरव्यू में गए या नौकरी या कुछ भी है आपकी जॉब वगैरह, तो दोस्तों वहाँ पे आपको रिलेटेड होता है, तो वहाँ पे दोस्तों पक्षपात की जो है पूरी संभावना बन जाती है। अगला है कि उत्तरदाता की असंतुलन उत्तर का कारण उसमें संवेग का उतार चढ़ाव हो सकता है। यानी दोस्तों ऐसा होता है कि कभी कोई ऐसा होता है कि अंतर्मुखी व्यक्ति वाला व्यक्ति होता है, तो वह जो अच्छे से लिख लेता है उसको वह, परंतु आपको सामने बोल नहीं पाएगा। यह भी जो है उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है संवेगों का। अगला है कि साक्षात्कार के समय कभी कभी प्रयोज्य अपने वास्तविक विचारों या मनोभावों को नहीं व्यक्त कर पाता है। जैसा कि हमने दोस्तों आपको बताया कि जो उसे लिखने में वह अच्छे से अच्छा लिख पाता है उस प्रश्न को, वह मुझे नहीं बता पा रहा आपको, तो यह हो सकता है। इसमें कभी कभी सही सूचना नहीं मिल पाती है, तो दोस्तों इससे जो है उसके बारे में सही सूचना नहीं मिल पाती है कि वास्तव में वह उसमें क्षमता थी लिख पाने की और जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसको अच्छे से आता था, परंतु उसने आपको मौखिक परीक्षा से इंटरव्यू में आपको एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाया है। इस प्रकार से अगला है दोस्तों देखिए निरीक्षण, यानी ऑब्जर्वेशन। तो इसको समझिए कि संप्रसारण के अनुसार है कि निरीक्षण ज्ञानेंद्रियां संबंधी सीखने की पद्धति है जिसमें व्यक्ति को अपने चारों ओर के संसार का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अगला है निरीक्षण पद्धति का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो छात्रों को जिन घटनाओं, स्थान व परिस्थितियों का निरीक्षण करना है उसका पूर्वावलोकन अध्यापक को कर लेना चाहिए। यानी दोस्तों आप समझ रहे हो कि छात्रों को जिन घटनाओं या परिस्थितियों का अध्ययन निरीक्षण करना है उसके बारे में शिक्षक को पहले से जान लेना चाहिए ताकि उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। अगला है कि निरीक्षण के समय अध्यापक व छात्रों के मध्य प्रश्नों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए जिससे निरीक्षण निष्क्रिय ना हो, सक्रिय हो जाए। यानी दोस्तों निरीक्षण के समय जो है अध्यापक को उनके बीच जो है प्रश्न क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो है बच्चे प्रश्न करेंगे, अध्यापक उसके आंसर देंगे, जिससे कि दोस्तों जो कॉम्बिनेशन है और जो उससे जो उनके बारे में सीख सके जो बच्चे को नहीं आता है। अगला है कि विचार विमर्श के बाद अध्यापक द्वारा निरीक्षण सामग्री के ऊपर छात्रों से निबंध लिखवाना चाहिए जिसमें विचार विमर्श किया जाए, जिसमें अध्यापक को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। अगला है दोस्तों कि निरीक्षण के उद्देश्य अध्यापक और छात्रों में ही समझ स्पष्ट होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों आपकी निरीक्षण पद्धति का प्रयोग होता है।
फिर देखिए दोस्तों, निरीक्षण की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इस विधि से छात्रों में गंभीर चिंतन, तर्क एवं निर्णय करने की शक्ति का विकास हो जाता है। देखिए कौन कौन दोस्तों यहाँ पे कि चिंतन और तर्क जो है उसका विकास होता है। इसके प्रयोग से छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित प्राथमिक जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। ज्ञान इंद्रियों की सक्रियता बढ़ती है। क्या दोस्तों, ज्ञान इंद्रियों की सक्रियता बढ़ती है। यह छात्रों के स्वतंत्र विकास पर बल देती है। अतः छात्रों में स्वतः ही स्वाध्याय की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों इसमें देखिए जो निरीक्षण विधि है इसको हमने समझा। और दोस्तों आपकी जो है जो मूल्यांकन के विविध प्रकार थे उनको हमने समझ लिया है। अब दोस्तों आगे जो भी आपका चैप्टर होगा उसको हम अच्छे से जो है डिस्कस करेंगे। और यदि आपने जो पहले की वीडियो ना देखी हो दोस्तों तो उसको जरूर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी क्या दोस्तों, समावेश शिक्षा, शैक्षिक मूल्यांकन, सामाजिक अध्ययन और जो आपके जो भी और सब्जेक्ट हैं इन सबके हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो दोस्तों आप उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए अपना और आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।